हेलो नमस्कार साथियों, फिर से हाजिर हूँ आपके साथ लेकर के हिस्ट्री की एनसीईआरटी। तो क्लास 11th की हिस्ट्री की एनसीईआरटी में हमारा सेकंड चैप्टर चल रहा है रोमन साम्राज्य का। तो इसमें आज हम देखेंगे रोमन साम्राज्यिक श्रेणियाँ। तो समाज के अंदर क्या क्या श्रेणियाँ होती थी, इसके बारे में हमें इतिहासकार टैसिटस ने बताया है। जो प्रथम श्रेणी है वो होती है सेनेटर, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पैट्रिस या पिता, जो अश्वारोही वर्ग का एक प्रमुख सदस्य होता है, जनता का एक सामान्य वर्ग होता है। इनका संबंध महान घराने से होता है। और फूहड़ निम्नतर वर्ग यानी कामनगारों, जो कि प्लेबस सोर्डिडा इस नाम से पुकारे जाते हैं, जो उनके अनुसार सर्कस और थिएटर तमाशे देखने के आदी थे। और अंततः दास। तो इस तरह से ये श्रेणियाँ रोमन साम्राज्य के अंदर पाई जाती हैं। तीसरी शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में सेनेट की सदस्य संख्या लगभग 1000 थी और कुल सेनेटरों में लगभग आधे सेनेटर अभी भी इटालवी परिवारों के थे। तो साम्राज्य के परवर्ती काल में जो चौथी शताब्दी के प्रारंभिक भाग में कॉन्स्टेंटाइन प्रथम के शासन काल से आरंभ हुआ, वो टैसिटस द्वारा उल्लिखित पहले दो समूह जो सेनेटर और नाइट या अश्वारोही एकीकृत होकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग बन चुके हैं। यानी जो पहले समूह है सेनेटर और नाइट जो कि अश्वारोही है, ये दोनों मिलकर एक विस्तृत अभिजात वर्ग यानी एक जो है कुलीन वर्ग या फिर सम्मान्य वर्ग आप इसको कह सकते हो, समाज के अंदर ये वर्ग बनाते हैं दोनों मिलकर के। और इनके कुल परिवारों में से कम आधे परिवार अफ्रीकी और पूर्वी मूल के होते हैं। और ये परवर्ती रोमन अभिजात वर्ग अत्यधिक धन्यवान था, किंतु कई तरीकों से यह विशुद्ध सैनिक सम्भ्रांत वर्ग से काफ़ी कम शक्तिशाली था। यानी जो सैनिक सम्भ्रांत वर्ग है, विशुद्ध सैनिक जो होते हैं, उनसे ये कम शक्तिशाली था, जिनकी पृष्ठभूमि अधिकतर अभिजात वर्गीय नहीं थी। मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग शामिल थे, किंतु अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे। यहाँ पे हम देखते हैं अश्वारोही, जिन्हें इक्वाइट्स या नाइट वर्ग परंपरागत रूप से दूसरा सबसे अधिक शक्तिशाली और धनवान समूह ये है। तो जो हमें यहाँ पे मिले हैं अश्वारोही, उन्हें नाइट भी कहा करते हैं, ये सैनिक होते हैं अश्वारोही। मूल रूप से ये ऐसे परिवार थे जिनकी संपत्ति उन्हें घुड़ सेना में भर्ती होने की औपचारिक योग्यता प्रदान करती थी। यानी उनकी जो संपत्ति है वो ही उन्हें घुड़ सेना में भर्ती होने की योग्यता प्रदान करती थी। यानी ये लोग हम कह सकते हैं कि आनुवंशिक रूप से या फिर पारिवारिक रूप से ये लोग इस वर्ग से जुड़े हुए थे, इसलिए इक्वाइट्स इन्हें कहा जाता था। और सेनेटरों की तरह ये अधिकतर नाइट जमींदार भी होते थे, लेकिन सेनेटरों के विपरीत उनमें से कई लोग जहाज़ों के मालिक, व्यापारी और साहूकार यानी बैंकर भी होते थे। यानी वे व्यापारिक क्रियाकलापों में संलग्न रहते थे। साहूकार वो लोग होते हैं जो कि बैंक की क्रियाएं करते हैं, यानी कि लोगों को धन उधार देना, उनसे फिर ब्याज वगैरह वसूलना, इस तरह से ये लोग होते थे। फिर देखिए यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे छोड़ा था कि मध्यम वर्गों में अब नौकरशाही और सेना की सेवा से जुड़े आम लोग भी शामिल थे। जो उच्च वर्ग है वो तो हो गया सेनेटर वाला, और जो मध्यम वर्ग है उसमें नौकरशाही और सेना से जुड़े लोग आ गए थे, किंतु इसमें अपेक्षाकृत अधिक समृद्ध सौदागर और किसान भी शामिल थे। यानी जो ये मध्यम वर्ग है इसमें जो अधिक समृद्ध धनी किसान हैं वो भी इसमें आ जाते थे, जो कि पूर्वी प्रांतों के निवासी होते थे। तो टैसिटस ने इस सामान्य मध्यम वर्ग का महान सीनेट ग्रहों के आश्रितों के वर्णन किया है। यानी टैसिटस कहता है कि ये जो मध्यम वर्ग है ये जो है सीनेट ग्रहों के आश्रित होते थे। तो मुख्य रूप से सरकारी सेवा और राज्य की निर्भरता ही इन मध्यम वर्गीय परिवारों का भरण पोषण करती थी। और उनसे नीचे भारी संख्या में निम्नतर वर्गों का एक विशाल समूह था, जिन्हें सामूहिक रूप से ह्यूमिलियोरिस यानी निम्नतर वर्ग कहा जाता था। ये वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है ह्यूमिलियोरिस का अर्थ या फिर ये किसके बारे में है। तो ये निम्न वर्ग के बारे में कहा गया है, जो कि ग्रामीण, इनमें श्रमिक शामिल होते थे। बहुत से लोग स्थायी रूप से बड़ी जागीर में नियोजित थे
औद्योगिक और खनन प्रतिष्ठानों के कामगार, प्रवासी कामगार जो अनाज और जैतून की फसल कटाई और निर्माण उद्योग के लिए अधिकांश श्रम की पूर्ति करते थे, और जो स्वनियोजित शिल्पकार थे, जो ऐसा बताया जाता है कि मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की तुलना में बेहतर खाते पीते थे। यानी जो खुद का कुछ करते थे, जो अपना खुद का शिल्पकार होता था, वो खुद बना के बेचता था, वो मजदूरी पाने वालों की तुलना में वो बेहतर जिंदगी जीते थे। तो बहुत बड़ी संख्या में कभी कभी काम करने वाले श्रमिक बड़े विशेषकर शहरों में और वस्तुतः हजारों गुलाम जो विशेष रूप से पूरे पश्चिमी साम्राज्य में पाए जाते थे, और ये सबसे बड़ा और निम्नतर वर्ग होता है। 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक काल के एक इतिहासकार ओलिम्पियोडोरस ने, जो एक राजदूत भी था, उसने लिखा है कि रोम नगर में रहने वाले कुलीन परिवारों को उनकी संपदाओं से वार्षिक आय 4000 पाउंड सोने के बराबर होती थी, और इसमें वो उपज शामिल नहीं थी जिसका उपभोग वे सीधे कर लेते थे। यानी ये तो केवल उनकी सेविंग्स होती थी जिनका वो यूज कर लेते थे डायरेक्ट, वो इसमें शामिल नहीं है। तो कुलीन यानी धनी परिवारों की काफ़ी यहाँ पे अच्छी वार्षिक आय बताई है। फिर यहाँ पे देखिए, परवर्ती साम्राज्य में प्रथम 3 शताब्दियों से प्रचलित चांदी आधारित मौद्रिक प्रणाली समाप्त हो गई, क्योंकि स्पेन को खानों से चांदी मिलना बंद हो गई थी और सरकार के पास चांदी की मुद्रा के प्रचलन के लिए पर्याप्त चांदी नहीं रह गई थी। तो कॉन्स्टेंटाइन ने सोने पर आधारित नई मौद्रिक प्रणाली स्थापित की। यहाँ पे जब चांदी की कमी आ जाती है तो जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन है, उन्होंने सोने पर आधारित एक मौद्रिक प्रणाली यानी सिक्कों की प्रणाली जारी करी, और परवर्ती समूचे पूरा काल में इन मुद्राओं का भारी मात्रा में प्रचलन रहा। रोम साम्राज्य के परवर्ती काल में वहाँ की नौकरशाही के उच्च तथा मध्यम वर्ग अपेक्षाकृत बहुत धनी थे, क्योंकि उनमें अपना वेतन सोने के रूप में मिलता था, और वे अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा ज़मीन जैसी परिसंपत्तियां खरीदने में लगाते थे। यानी जो नौकरशाही और जो सेनेटर है, दोनों उच्च वर्ग के जो लोग हैं, उन्हें वेतन सोने के रूप में मिलता था, और वो लोग ज़्यादातर संपत्तियां खरीदते थे, तो वो और धनी होते जा रहे थे। इसके अतिरिक्त साम्राज्य में भ्रष्टाचार भी बहुत फैला हुआ था। तो विशेष रूप से न्याय प्रणाली और सैन्य आपूर्तियों के प्रशासन में जो भ्रष्टाचार फैला हुआ था, उसकी वजह से भी ये लोग काफ़ी धनी थे। उच्च अधिकारी और गवर्नर लूट खसोट और लालच के लिए कुख्यात हो गए थे, लेकिन सरकार ने इस प्रकार के भ्रष्टाचारों को रोकने के लिए बारंबार हस्तक्षेप किया। इस संबंध में हमें पता ही इसलिए चलता है कि सरकार द्वारा अनेक कानून बनाए गए, साथ ही इतिहासविदों तथा अन्य बुद्धिजीवियों ने ऐसे भ्रष्टाचार कारनामों की खुलकर निंदा की। तो इस आलोचना का यह तत्व अभिजात्य एवं श्रेण्य जगत की एक उल्लेखनीय विशेषता है, और रोमन राज्य तानाशाही पर आधारित था, तो वहाँ असहमति या आलोचना को कभी कभार ही बर्दाश्त किया जाता था। यानी रोमन साम्राज्य कैसा था? तानाशाही राज्य था। तो आमतौर पर सरकार विरोध का उत्तर हिंसात्मक कार्यवाही से देती थी, विशेष रूप से पूर्वी भाग के शहरों में जहाँ लोग अक्सर निडर होकर सम्राटों का मजाक उड़ाया करते थे। तो सरकार क्या करती थी? सीधा हिंसा करती थी। तथापि 4वीं शताब्दी तक आते आते रोमन कानून की एक प्रबल परंपरा का उद्भव हो चुका था, और उसने सर्वाधिक भयंकर सम्राटों पर भी अंकुश लगाने का काम किया। यानी जब 4वीं शताब्दी आई, तब धीरे धीरे रोम में एक कानून बन चुका था, और जो भयंकर सम्राट हैं, जो निरंकुश थे, उन पे भी अंकुश लगाना यहाँ पे शुरू हो गया था। तो सम्राट लोग अपनी मनमानी नहीं कर सकते थे अब, और नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए कानून का सक्रिय रूप से अब प्रयोग किया जाने लगा। और इसलिए 4वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में एम्ब्रोस जैसे शक्तिशाली बिशपों के लिए यह संभव हो गया कि यदि सम्राट आम जनता के प्रति अत्यधिक कठोर या दमनकारी हो जाए, तो बिशप भी उतनी ही अधिक शक्ति से उनका मुकाबला कर सकता है। यहाँ पे देखिए, रोमन अभिजात वर्ग की जो आमदनियाँ हैं, वो 5वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों में कहाँ से आती थी ये आमदनियाँ? रोम के ऊंचे घरानों में प्रत्येक के पास अपने आप में वो सब कुछ मौजूद था जो एक मध्यम आकार के शहर में हो सकता है। यानी जो एक रोम घराना है, ऊंचा घराना, वो एक, उसके अंदर वो सब कुछ सुविधाएं थी जो कि एक अच्छे मतलब मध्यम आकार के शहर के रूप में हो सकता है। यानी एक एक इंसान के पास एक एक शहर जितनी सुविधाओं वाले घर, जो सुविधा एक शहर में भी मुश्किल से मिलती है, जैसे कि घुड़दौड़ का मैदान जिसे हिप्पोड्रोम कहा गया। ये परिभाषिक शब्दावली हमें बहुत ज़रूरी है याद रखनी।
हिप्पोड्रोम क्या है पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से छोटे छोटे हिडन क्वेश्चन होते हैं ये। अनेक मंच और मंदिर उनके घर में होते थे, फव्वारे, विभिन्न प्रकार के स्नानागार। बहुत से रोमन परिवारों को अपनी संपत्ति से प्रति वर्ष 4,000 पाउंड सोने की आय प्राप्त होती थी। ये बार बार आ रहा है इसलिए ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। और इसमें अनाज, शराब और अन्य उपज शामिल नहीं थी, यानी जो ये लोग यूज़ करते थे उसके अलावा इन्हें इतना धन मिलता था। और इन उपजों को बेचने पर सोने में प्राप्त आय के 1/3 के बराबर आमदनी हो सकती थी। तो रोम में द्वितीय श्रेणी के परिवारों की आय 1,000 से 1,500 पाउंड सोना थी। ये लिखते हैं ओलंपियोडोरस, जो इतिहासकारों ने हमें बताया है। तो यहाँ पे हमें एक मध्यम और उच्च वर्ग के जो संपत्ति मिलती है उनके परिवारों को, वो यहाँ पे बताई है, तो ये हमें याद रखने की ज़रूरत है। फिर हमारा अगला पॉइंट है परवर्ती पुरा काल, यानी कि अंतिम जो काल है, परवर्ती काल यानी लास्ट का जो काल है रोमन साम्राज्य का, वो। इस अध्याय के अंत में हम रोमन साम्राज्य के अंतिम शताब्दियों में उसके सांस्कृतिक परिवर्तनों का दृष्टिपात करेंगे। परवर्ती पुराकाल शब्द का प्रयोग ये भी कई बार पूछ लिया जाता है, परवर्ती पुराकाल से क्या मतलब है। तो इसका प्रयोग रोमन साम्राज्य के उद्भव, विकास और पतन के इतिहास की उस अंतिम दिलचस्प अवधि का वर्णन करने के लिए किया जाता है जो मोटे तौर पर 4वीं से 7वीं शताब्दी तक फैली हुई थी। 4वीं से 7वीं शताब्दी तक पूरी रोमन साम्राज्य फैली हुई थी, और जहाँ तक कि 4वीं शताब्दी स्वयं भी अनेक सांस्कृतिक और आर्थिक हलचलों से परिपूर्ण थी। सांस्कृतिक स्तर पर इस अवधि में लोगों में धार्मिक जीवन में अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए, जिसमें से एक था सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा ईसाई धर्म को राजधर्म बना लेने का निर्णय, और दूसरा था 7वीं शताब्दी में इस्लाम का उदय। तो यहाँ पे दो चीज़ें काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि सबसे पहले तो सम्राट जो कॉन्स्टेंटाइन था उसने ईसाई धर्म को राजधर्म बना लिया। कब? परवर्ती पुरा काल में। ये भी पूछा जा सकता है ईसाई धर्म को राजधर्म किसने बनाया, तो कॉन्स्टेंटाइन ने। और 7वीं शताब्दी के अंदर इस्लाम का उदय होता है, ये भी हम इस्लाम वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। लेकिन राज्य के ढांचे में उतने ही महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। ये परिवर्तन सम्राट डायक्लोनिशियन 284 से 305 के समय से प्रारंभ हुए। इसके बाद जो परिवर्तन होते हैं वो कॉन्स्टेंटाइन के बाद का जो सम्राट है डायक्लिशियन, उसके काल में होते हैं। अब इसके काल में क्या होता है ये देखते हैं। अब सम्राट डायक्लोनिशियन ने देखा कि साम्राज्य का विस्तार बहुत ज़्यादा हो चुका है, उसके अनेक प्रदेशों का सामरिक या आर्थिक दृष्टि से कोई महत्व नहीं है, इसलिए उसने उन हिस्सों को छोड़कर साम्राज्य को छोटा बना दिया। उसने साम्राज्य की सीमाओं पर किले बनवाए, प्रांतों का पुनर्गठन किया, असैनिक कार्यों को सैनिक कार्यों से अलग कर दिया। साथ ही उसने सेनापतियों को अधिक स्वायत्तता प्रदान कर दी, जिससे वे सैन्य अधिकारी अधिक शक्तिशाली रूप में उभर कर सामने आए। तो ये परिवर्तन काफ़ी साम्राज्य को मजबूती प्रदान करते हैं। यहाँ पे हमें सम्राट कॉन्स्टेंटाइन की 313 ईस्वी की एक विशाल मूर्ति दिखती है, ये देखिए। कॉन्स्टेंटाइन ने इनमें से कुछ परिवर्तनों को पुख्ता बनाया और अपनी ओर से भी कुछ परिवर्तन किए। उसके द्वारा मुख्य रूप से मौद्रिक क्षेत्र में कुछ नए परिवर्तन किए गए। उसने सॉलिडस नाम का एक नया सिक्का चला। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार आता है ये एग्ज़ाम का फेवरेट क्वेश्चन कि सॉलिडस नाम का सिक्का 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का बना हुआ था। यहाँ पे चांदी खत्म होने लग गई थी तो सोने का प्रारंभ हो गया था, और ये जो सॉलिडस कॉन्स्टेंटाइन ने चलाया ये था 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का सिक्का। ये हमें याद रखना है। सॉलिडस क्या था, तो ये रोमन सिक्का। यह सिक्का रोम साम्राज्य समाप्त होने के बाद भी चलता रहा, और ये सॉलिडस सिक्के बहुत बड़े पैमाने पर ढाले जाते थे और लाखों करोड़ों की संख्या में चलन में थे। तो कॉन्स्टेंटाइन का एक अन्य नवाचार था दूसरी राजधानी कुस्तुनतुनिया का निर्माण, जहाँ तुर्की में आजकल इस्तांबुल नगर बसा हुआ है और पहले इसे बाइजेंटाइन कहा जाता था। वहाँ पे कुस्तुनतुनिया किसने बसाया? कॉन्स्टेंटाइन ने अपनी राजधानी इसको बनाया। फिर उसके बाद वहाँ पे तुर्कों का अधिकार हो जाता है और आज ये इस्तांबुल बन जाता है। फिर तुर्कों ने इसे बाइजेंटाइन साम्राज्य बनाया और उसके बाद ये इस्तांबुल बन जाता है। ये काफ़ी आगे की घटना है। सबसे पहले ये जो है राजधानी कुस्तुनतुनिया होती है, उसके बाद वहाँ पे तुर्कों का अधिकार हो जाता है। यह नई राजधानी तीनों ओर से समुद्र से घिरी हुई थी। चूँकि नई राजधानी के लिए नई सीनेट की ज़रूरत थी,
तो इसलिए 4वीं शताब्दी में शासक वर्गों का भी बड़ी तेजी से विस्तार हुआ। मौद्रिक स्थायित्व और बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण आर्थिक विकास में भी तेजी आई। पुरातत्व अभिलेखों से ये पता चलता है हमें कि औद्योगिक प्रतिष्ठानों सहित ग्रामीण उद्योग धंधों में व्यापार के विकास में पर्याप्त मात्रा में पूंजी लगाई गई। इनमें तेल की मिलें, शीशे के कारखाने, पेंच की प्रेसें तथा तरह तरह की पानी की मिलें जैसी नई प्रौद्योगिकियां महत्वपूर्ण हैं। धन का अच्छा खासा निवेश भी पूर्व के देशों के साथ लंबी दूरी के व्यापार में किया गया। इससे ऐसे व्यापार का पुनरुत्थान हुआ। इन सभी के फलस्वरूप शहरी संपदा और समृद्धि में अत्यधिक वृद्धि हुई, जिससे स्थापत्य कला के नए नए रूप विकसित हुए और भोग विलास के साधनों में तेजी आई। शासन करने वाले कुलीन पहले से कहीं अधिक धन संपन्न और शक्तिशाली हो गए। मिस्र में परवर्ती शताब्दियों के पेपरस पौधे पर लिखे हुए सैकड़ों दस्तावेज मिले, जिनसे यह पता चलता है कि तत्कालीन समाज अपेक्षाकृत अधिक खुशहाल था, जहाँ पे मुद्रा का व्यापक रूप से इस्तेमाल होता था और ग्रामीण संप्रदाय भारी मात्रा में सोने के रूप में लाभ भी कमाती थी। उदाहरण के लिए 6वीं शताब्दी के दौरान जस्टिनियन के शासनकाल में अकेला मिस्र प्रति 25 लाख सॉलिडस से अधिक धनराशि करों के रूप में देता था। यानी जो मिस्र है वो जस्टिनियन को, सम्राट जो जस्टिनियन है उसे लगभग 35,000 पाउंड सोना हर वर्ष कर के रूप में देता था। तो काफ़ी अच्छी आमदनी यहाँ पे थी। रोम काफ़ी धन संपदा से भरपूर था। इसका समाज भी एकदम से शोषित नहीं था। तो यहाँ पे ग्रामीण इलाके भी धनवान थे। निस्संदेह पश्चिम एशिया के बड़े बड़े ग्रामीण इलाके 5वीं और 6वीं शताब्दियों में, जो आज 20वीं शताब्दी की तुलना में भी अधिक विकसित और घने बसे हुए थे, आज की तुलना में भी पहले बहुत अच्छे थे। तो इसी सामाजिक पृष्ठभूमि के आधार पर इस अवधि में आगे चलकर अनेक सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। अब यूनान और रोमवासियों की पारंपरिक धार्मिक संस्कृति बहुदेववादी थी। कई सारे देवता इन लोगों के थे। उसके बाद क्या हुआ, बाद में जाके सम्राट कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन पहले उनमें भी जो है बहुदेववादी थी। तो ये लोग अनेक पंथों और उपासना पद्धतियों में विश्वास रखते थे, जैसे जुपिटर, जूनो, मिनर्वा, मार्स जैसे अनेक रोमन और इटालवी देवताओं और यूनानी तथा पूर्वी देवी देवताओं की पूजा किया करते थे ये लोग, जिसके लिए उन्होंने साम्राज्य भर में हजारों मंदिर, मठ और देवालय बना रखे थे। ये बहुदेववादी स्वयं को किसी एक नाम से नहीं पुकारते थे। रोमन साम्राज्य का एक अन्य बड़ा धर्म यहूदी धर्म भी था, ज्यूडिज्म जिसे कहते हैं। लेकिन यहूदी धर्म भी एकाश्म यानी मोनोलिथ या विविधताहीन नहीं था, यानी वो भी एकेश्वर इतना नहीं था। अर्थात परवर्ती पुरा काल में यहूदी धर्म में अनेक विभिन्नताएं मौजूद थी। अतः 4वीं या 5वीं शताब्दियों में साम्राज्य का ईसाईकरण एक क्रमिक और जटिल प्रक्रिया के रूप में हुआ और बहुदेववाद विशेष रूप से पश्चिमी प्रांतों में आसानी से तुरंत गायब नहीं हुआ। अब आजकल हम सोचते हैं ना कि जो विदेशी लोग हैं वो तो केवल ईसाई है, ये ईसाई भी बहुत मुश्किल से बने हैं। वहाँ पे पहले बहुदेववाद था, वो धीरे धीरे करके गायब हुआ, इतना आसानी से नहीं हुआ है। हालांकि ईसाई धर्म प्रचारक वहाँ प्रचलित बहुदेववादी मत मतांतरों और धार्मिक रीति रिवाजों का लगातार विरोध करते रहे और ईसाई जन साधारण की तुलना में बहुदेववाद की निंदा करते रहे। 4वीं शताब्दी में भिन्न भिन्न धार्मिक समुदायों के बीच की सीमा इतनी कठोर और गहरी नहीं थी जितना कि आगे चलकर हो गई। ऐसा शक्तिशाली बिस्पों की कोशिशों के कारण हुआ। जो आज ये धर्म में कठोरता, ये केवल और केवल धर्मगुरुओं की वजह से है, जिन्होंने अपने अनुयायियों को कड़ाई से धार्मिक विश्वासों तथा रीति रिवाजों का पालन करने का पाठ पढ़ाया। फिर यहाँ पे हम देखते हैं कुछ पारिभाषिक शब्दावलियाँ, जिसमें एकाश्म का मतलब है एक बड़ी चट्टान का टुकड़ा, परंतु इसका प्रयोग मानव इकाइयों के लिए किया जाता है। जब हम कहते हैं कि समाज या संस्कृति एकाश्म है, यानी जब हम समाज के संदर्भ में इसका प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब होता है कि उसके अंदर एक रूपता है, उसमें विभिन्नता नहीं है, विविधता की कमी है और आंतरिक एक रूपता है उसमें। फिर देखते ईसाईकरण। ईसाईकरण उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके द्वारा ईसाई धर्म भिन्न भिन्न जन समूह के बीच फैलता गया और वहाँ का प्रमुख धर्म बना दिया गया। फिर देखिए जनता में आम खुशहाली खास तौर पर पूर्वी भागों में अधिक फैली, जहाँ आबादी 6वीं शताब्दी के मुख्य भाग तक बढ़ती रही। हालांकि वहाँ प्लेग की महामारी का प्रकोप हो चुका था, जिसके कारण 540 के दशक में संपूर्ण भूमध्य प्रदेश प्रभावित हो गया। यहाँ पे 6वीं शताब्दी में एक इम्पोर्टेंट जो महामारी फैलती है, प्लेग की बीमारी, उसके कारण भूमध्य सागरीय जो प्रदेश है वो काफ़ी अस्त व्यस्त हो जाता है। इसके विपरीत
पश्चिम में साम्राज्य राजनीतिक दृष्टि से विखंडित हो गया, क्योंकि उत्तर से आने वाले जर्मन मूल के समूह जो गोथ, वैंडल और लोम्बार्ड आदि हैं, उन्होंने सभी बड़े प्रांतों को अपने कब्जे में ले लिया और अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए, जिन्हें रोमोत्तर राज्य कहा जा सकता है। यानी जो रोमन साम्राज्य का पतन का कारण भी कहीं ना कहीं गिने जाते हैं, अन्य साम्राज्यों का उदय यहाँ पे हो जाता है जर्मन मूल के। इनमें सबसे महत्वपूर्ण थे स्पेन में विसिगोथों का राज्य, जिसे अरबों ने 711 से 720 के बीच में नष्ट कर दिया था। गौल में फ्रैंको का राज्य, यानी फ्रेंच लोग, लगभग 511 से 687, और इटली में लोम्बार्डो का राज्य 568 से 774। और ये राज्य एक भिन्न किस्म की दुनिया की शुरुआत के पूर्व संकेत थे। यही लोग आधुनिक काल की शुरुआत करते हैं। और जिस दुनिया को आमतौर पर मध्यकालीन कहा जाता है, पूर्वी भाग में जहां साम्राज्य संयुक्त बना रहा, जस्टिनियन का शासनकाल समृद्धि और शाही महत्वाकांक्षा के उच्च स्तर का द्योतक था। यानी जस्टिनियन का काल काफ़ी उच्च स्तर का था। जस्टिनियन ने 533 में अफ्रीका को वैंडलों के कब्जे से छुड़ा लिया और इटली को ऑस्ट्रोगोथों से लेकर वापस उस पर अधिकार कर लिया। इससे क्या हुआ, देश तहस नहस हो गया और लोम्बार्डों के आक्रमण के लिए रास्ता भी तैयार हो गया। तो 7वीं शताब्दी के प्रारंभिक दशकों तक आते आते रोम और ईरान के बीच लड़ाई फिर से छिड़ जाती है। ससानी शासक जो 3री शताब्दी से ईरान पर शासन कर रहे थे, उन्होंने मिस्र सहित सभी विशाल पूर्वी प्रांतों में बड़े पैमाने पर आक्रमण कर दिया और बाइजेंटियम, अब रोम साम्राज्य को ज़्यादातर इसी नाम से जाना जाता था। यानी उन्होंने क्या किया, रोमन साम्राज्य पे कब्जा कर लिया और बाइजेंटियम साम्राज्य स्थापित कर दिया। उन्होंने 620 के दशक में इन प्रांतों पर अपना कब्जा कर लिया फिर से, लेकिन उसके कुछ ही वर्ष बाद उसने दक्षिण पूर्व की ओर से एक बहुत ज़ोरदार अंतिम धक्का लगा, जिसे वो सहन नहीं कर सका। अरब प्रदेश से शुरू होने वाले इस्लाम के विस्तार को प्राचीन विश्व इतिहास की सबसे बड़ी राजनीतिक क्रांति कहा जाता है, जहाँ पे 642 तक, जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु को मुश्किल से 10 साल हुए थे, पूर्वी रोमन और ससानी दोनों राज्य बड़े बड़े भाग भीषण युद्ध के बाद अरबों के कब्जे में आ गए। किंतु हमें यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उभरते हुए इस्लामी राज्यों की जीतें, जो एक शताब्दी बाद अंततः स्पेन, सिंध और मध्य एशिया तक फैल गई, अरब जनजातियों को ही पराजित करने से हुई थी। अरब से शुरू होकर ये जीतें सीरियाई रेगिस्तान तथा इराक की सरहदों तक पहुंची, जिसके पश्चात मुस्लिम सेनाएं और दूर दूर तक फैल गई। जैसा कि हम अगले विषय में देखेंगे, अरब प्रायद्वीप और वहां की रहने वाली अनेक जनजातियों के एकीकरण के कारण ही इस्लाम धर्म का क्षेत्रीय विस्तार हुआ। अब यहाँ पे जो है इस्लाम जब आता है 7वीं शताब्दी में, इस कारण भी रोमन साम्राज्य का पतन होता है। अरब लोग जो है वो उधर जो पश्चिमी पूर्वी पूरे प्रदेश अरब अब इस्लाम को स्वीकार करने लगते हैं। तो इस तरह से जो है रोमन साम्राज्य का पतन होता है। यहाँ पे हम देखते हैं 79 ईस्वी में बना कोलोजियम, जहाँ तलवारिये यानी तलवार चलाने में निपुण योद्धा जंगली जानवरों का मुकाबला करते थे और यहाँ एक साथ 60,000 दर्शक बैठकर देख सकते थे। ये रोमन कोलोजियम काफ़ी फेमस है। फिर देखते हैं हम ये मैप, इसमें हमें क्या दिया गया है, पश्चिमी एशिया जो रोमन साम्राज्य के पतन के बाद फैलता है। यहाँ पे अरब सागर, ये अरब आ गया। यहाँ पे देखिए ये इस्लाम फैलता है, मक्का, मदीना, धीरे धीरे यहाँ से शुरू होता है। ईरान के अंदर बगदाद, इन सभी एरिया में इस्लाम का अधिकार हो जाता है। यहाँ पे देखिए ये रोमन साम्राज्य, यहाँ पे तुर्कों का अधिकार हो जाता है। तो इस तरह से जो है रोमन साम्राज्य का यहाँ पे पतन धीरे धीरे करके होता है। फिर देखते हैं हम कालक्रम, घटनाएं, काल रेखा यहाँ पे याद करने की कोशिश करते हैं हम। सबसे पहले 27 ईसा पूर्व से 14 ईस्वी तक ऑगस्टस जो प्रथम रोमन सम्राट यहाँ पे बनता है। और 27 ईसा पूर्व में घटना क्या होती है, लगभग 24 से ऑक्टेवियन द्वारा स्थापित प्रिंसिपेट अब
अपने आप को क्या कहने लग गया था, ऑगस्टस कहने लग गया था। ऑक्टेवियन जो था अब अपने आप को ऑगस्टस प्रिंसिपेट यानी प्रथम नागरिक कहने लग गया। फिर यहाँ पे हम रोमन सम्राटों की जो है काल रेखा देखते हैं कि सबसे पहले 14 से 37 में बनता है टिबेरियस, और 98 से 117 त्राजान, 117 से 38 तक हेड्रियन, 193 से 211 सेप्टिमियस सेवेरस, और 241 से 72 तक ईरान में शापुर प्रथम का शासन हो जाता है। फिर 253 और 68 में गैलिनस आता है। 284 से 305 में टेट्राकी जो चतुस्तंत्र डायोक्लिशियन जो मुख्य शासक होता है वो होता है। 312 से 37 ईस्वी तक कॉन्स्टेंटाइन, और 309 से 79 ईरान में शापुर द्वितीय आ जाता है। और 408 से 50 ईस्वी थियोडोसियस द्वितीय जो प्रसिद्ध थियोडोसियस कोड का संकलन करता है। 490 से 518 अनेस्टेसियस का शासनकाल, 527 से 65 जस्टिनियन का शासनकाल, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, जस्टिनियन कोड ये बनाता है। फिर 531 से 79 ईरान में खुसरो प्रथम का शासन होता है, और 610 से 41 हेराक्लियस, उसके बाद रोमन साम्राज्य का पतन हो जाता है। यहाँ पे घटनाएं हमें दी गई हैं। 24 से 79 ईस्वी में वरिष्ठ प्लिनी का जीवन, जो कि विसुवियस नामक ज्वालामुखी के फटने से उसकी मृत्यु होती है, और विसुवियस ने रोमन नगर पंपोई को अपने लावे में दफन कर लिया था। ये जो है घटना इतिहास की। फिर 66 से 70 ईस्वी विशाल यहूदी विद्रोह होता है, रोमन सेनाओं का जेरूसलम पर कब्जा हो जाता है। 115 में त्राजान की पूर्व में विद्रोह के बाद रोमन साम्राज्य का अधिकतम विस्तार कर लेता है वो, और 212 में साम्राज्य के सभी मुक्त निवासियों को रोमन नागरिक का दर्जा दे दिया जाता है। 224 ईस्वी में ईरान में नया वंश स्थापित होता है जो ससानी वंश कहा जाता है। 250 का दशक में क्या होता है, फारस वासियों ने फरात के पश्चिम में स्थित रोमन प्रदेशों पर कब्जा कर लिया, और 258 में कॉर्थेज के साइप्रस वासी बिशप को मृत्युदंड दे देते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट घटना है जो चैप्टर में भी नहीं मिलती है, वो यहाँ पे मिल जाती है हमें। 260 के दशक में गैलिनस ने फिर से सेना संगठित की, और 273 में पामाएरा का कारवां नगर रोम वासियों द्वारा नष्ट कर दिया जाता है, और 297 में डायोक्लिशियन ने 100 प्रांतों में साम्राज्य का पुनर्गठन किया। उसके बाद 310 में कॉन्स्टेंटाइन ने सोने का सिक्का सॉलिडस चलाया जो 4.5 ग्राम शुद्ध सोने का होता है। 312 में कॉन्स्टेंटाइन ने ईसाई धर्म स्वीकार कर लिया, और 324 में अब साम्राज्य का एकमात्र शासक बन गया, और उसने कुस्तुनतुनिया नगर की स्थापना करी। कब? 324 ईस्वी में। 354 से 430 ईस्वी में हिप्पो के बिशप ऑगस्टीन का जीवन काल है, और 378 में गौथ लोगों ने जो जर्मन मूल के उन्होंने एड्रियानोपॉल में रोमन सेनाओं को करारी मात दी, और 391 में सिकंदरिया में सेरपिस के मंदिर नष्ट कर दिए गए। 410 में विसिगोथों ने रोम का विध्वंस कर दिया। यहाँ पे विध्वंस की घटनाएं चालू हो जाती है रोम के पतन की। 428 ईस्वी में वेंडल लोगों ने अफ्रीका पर कब्जा कर लिया। 434 से 53 अट्टिला नामक हूण का साम्राज्य हो जाता है। 493 में ऑस्ट्रोगोथों ने इटली में राज्य स्थापित किया। 533 से 50 में जस्टिनियन द्वारा अफ्रीका और इटली को फिर से मुक्त करा लिया जाता है, और 541 से 70 में ब्यूबोनिक प्लेग का प्रकोप यहाँ पे होता है। ये प्लेग की घटना भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और लोम्बार्डो लोगों ने इटली पर आक्रमण कब किया? 568 में, और उसके बाद 570 में पैगंबर मोहम्मद का जन्म होता है 6वीं शताब्दी में, और 7वीं शताब्दी में इस्लाम पूरे विश्व पर फैलने लगता है। तो 614 से 619 फारस के शासक खुसरो द्वितीय ने पूर्वी रोम प्रदेशों पर आक्रमण करके उन पर कब्जा कर लिया। 622 में पैगंबर मोहम्मद और उनके साथी मक्का छोड़ के मदीना जाते हैं। 633 से 42 में अरब विजयों का पहला और महत्वपूर्ण चरण शुरू हो जाता है, और मुस्लिम सेनाओं ने सीरिया, फिलिस्तीन, मिस्र, इराक, ईरान इन सब पर कब्जा कर लिया, और यहाँ पे इस्लाम धर्म का राज्य हो जाता है। 661 से 750 सीरिया में उमैया वंश आता है, और 698 में
अरबों ने कार्थेज को जीत लिया यहाँ पे, और 711 में स्पेन पर भी अरबों का आक्रमण हो जाता है। तो इस तरह से हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। यहाँ पे देखते हैं हम रेवेना के पच्चीकारी, इसमें सम्राट जस्टिनियन को दिखाया गया है 547 ईस्वी के, ये देखिए। तो इसी के साथ हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर कंप्लीट होता है, रोमन साम्राज्य। अगर आपको समझ में एक बार में नहीं आता है तो आप इसको बार बार रिवाइज़ कीजिए, अपनी बुक से पढ़िए, तो आपको काफ़ी हद तक याद होने लगेगा। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए चैप्टर के साथ। आज के लिए बस इतना ही साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।